Hello everyone, myself Akshita. Today we discuss about structure of sperm. In my previous video we will discuss about spermatogenesis. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आपको पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या होती है कि जब फॉर्मेशन होता है स्पर्म्स का तब हम उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, तो अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं स्पर्म का क्या होता है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। तो स्पर्म क्या है? स्पर्म मेल गैमीट है जो प्रोड्यूस होता है टेस्टिस में और जिनके थ्रू क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। एंड ये क्या होता है, एक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। मोटाइल स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं हम इसको? बिकॉज इसमें टेल प्रेजेंट होती है जो उसको मूव करने में या स्विम करने में हेल्प करती है। अगर हम स्पर्म का अलाइव पीरियड देखते हैं, ठीक है, तो जो मेल जेनाइटल ट्रैक्ट है उसमें उसका टाइम पीरियड जो रहता है वो 3 to 4 मंथ रह सकता है वो, लेकिन जो अलाइव रहता है वो फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट में वो रहता है 24 to 48 आवर्स ओनली इंसेमिनेशन टाइम पे। ओके, नाउ एज यू कैन सी इन द डायग्राम दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ओके, अगर हम स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो फर्स्ट पार्ट आपको दिख रहा है वो होता है हमारा हेड। हम हेड से स्टार्ट करते हैं। हेड जो पार्ट होता है वो क्या है, एक एंटीरियर पार्ट है और ये क्या होता है, ये कंटेन करता है न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम। एक्रोसोम इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्यों? क्योंकि एक्रोसोम के अंदर एक एंजाइम कंटेन होता है जिसे हम बोलते हैं हाइल्यूरोनिडेज। ठीक है, ये हाइल्यूरोनिडेज ही क्या करता है, ओवम की वॉल को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है स्पर्म की। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, और जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से कंटेन करता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कंटेन करता है। इसलिए दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसमें दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ कंटेन होते हैं? हेड के अंदर कंटेन होते हैं। अगर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हेड के बाद जो स्ट्रक्चर आता है वो होता है हमारा नेक पार्ट। और यह पार्ट दिख रहा होगा आपको कि ये बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्ट होता है और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सियल या एंटीरियर सेंट्रियोल्स और दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल। ओके, जो एंटीरियर सेंट्रियोल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्लीवेज करने में हेल्प करते हैं। जाइगोट स्टेज में जो डिवीज़न होता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और बात रही डिस्टल सेंट्रियोल की, तो डिस्टल सेंट्रियोल क्या करते हैं, स्पर्म में जो टेल पार्ट है उसके अंदर फिलामेंट्स का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। इसलिए दोनों सेंट्रियोल्स इंपॉर्टेंट है और ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना सेंट्रियोल्स के क्लीवेज पोर्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो वो है मिडिल पीस। मिडिल पीस में क्या प्रेजेंट होता है या क्या कंटेन होता है, तो वहाँ कंटेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात आई, इट मीन्स कि एनर्जी की बात आई है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या माना जाता है, पावर हाउस माना जाता है, एटीपी का, एनर्जी का पावर हाउस माना जाता है। ओके, तो मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं स्पर्म को एनर्जी देने में। अब एनर्जी क्या ज़रूरत है स्पर्म को? बिकॉज जब स्पर्म को स्विम करना होता है, ठीक है, उसको एनर्जी की नीड होती है, तभी वो वेजाइना से कहाँ पहुँचता है, फैलोपियन ट्यूब में पहुँचता है, तो उसे एनर्जी की नीड होती है। ओके, तो इसीलिए मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इज टेल। ठीक है, तो स्पर्म में जो सबसे लॉन्ग पार्ट है, जो आपको लॉन्ग पार्ट दिख रहा है, वो क्या है? टेल। इसको हम फ्लैजिलम भी बोलते हैं। टेल एक लोकोमोटरी ऑर्गन माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो स्पर्म के अंदर मूवमेंट होता है, जो स्विम करने की कैपेबिलिटी होती है, वो इस टेल के थ्रू ही होती है। कि जब स्पर्म स्विम करेगा वेजाइना से लेके फैलोपियन ट्यूब तक जब स्विम करके ही जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा? टेल के थ्रू ही जाएगा। टेल ही रिस्पॉन्सिबल होती है उसे स्विम कराने में। ठीक है, तो tail is a locomotory organ and it is helpful in swimming. Thanks for watching. If you like my video, please subscribe my channel.